हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज में हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के करते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाते हैं। आज के 20 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का दर्जा दिलाया। यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? विलियम वुंट ने, स्किनर ने, विलियम जेम्स ने और वॉटसन ने। तो किसने दिलाया था? विलियम जेम्स का नाम आता है। ऑप्शन सी इज आंसर। जिसको अमेरिका, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और अमेरिका इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानता है और पूरा विश्व है वो विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानता है। विलियम जेम्स को कौन मानता है? अमेरिका। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके विज्ञान का दर्जा दिलाया था, इसी वजह से। और विलियम वुंट कहाँ से हैं? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, दुनिया की पहली प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिगतता का सिद्धांत। जब हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करते हैं तब हम उनके सिद्धांतों में पढ़ते हैं कि व्यक्ति विकास है वो निरंतर होता रहता है और व्यक्तिगत होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीके से होता है और समन्वय पाया जाता है। लेकिन हम वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं पढ़ते, किसमें? विकास के सिद्धांतों में। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक पाया जाता है? यानी जो प्रगतिशील परिवार है उनके बच्चों में कौन सा प्रेरक अधिक पाया जाता है, अधिक प्रबल होता है? कौन सा प्रेरक? हमने प्रेरक पढ़े थे जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक कौन कौन से, जैसे आक्रामकता पढ़ा था, संबंधन पढ़ा था, जिज्ञासा या अन्वेषण पढ़ा था और उपलब्धि अभिप्रेरक जिसको एनआर्च भी कहा था। तो जो प्रगतिशील परिवार है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? उनके बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरक पाया जाता है। और उपलब्धि अभिप्रेरक क्या पढ़ा था कि जो कठिन कार्यों को आसानी से करने की प्रवृत्ति है वो ही उपलब्धि अभिप्रेरक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वो कौन सा है? शाही धब्बा परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, विषय आत्मबोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। जी हाँ, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ये मुर्रे का नहीं है। शाही धब्बा परीक्षण ये किसका है? हरमन रोशा का है। मूल्यांकन मापनी ये भी नहीं है। हम पढ़ते हैं TAT मॉर्गन एंड मुर्रे का। तो विषय आत्मबोध परीक्षण या थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट वो किसका है? मुर्रे का, मुर्रे से संबंधित है। तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमन रोसा अभी बताया था शाही धब्बा परीक्षण इंक फ्लो टेस्ट जो दिया था, परीक्षण में किस बिंदु में जो हम उसके बिंदुओं का मापन करते हैं में प्रयोजन की मौलिक अनुक्रिया का परीक्षण नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है कि जो इंक फ्लो टेस्ट है उसमें कौन कौन से बिंदु का मूल्यांकन किया जाता है, यानी टेस्ट में कौन कौन से बिंदु देखे जाते हैं और किसका नहीं देखा जाता। जो नहीं देखा जाता उसकी बात कर रहे हैं। क्षेत्र यानी लोकेशन, निर्धारक तत्वों का, विषय वस्तु का या फिर संगठन का। किसका नहीं देखा जाता? हम 4 बिंदुओं को देखते हैं। लोकेशन को देखते हैं, दूसरा किसको देखते हैं? पहला लोकेशन, दूसरा देखते हैं विषय वस्तु को, तीसरा देखते हैं मौलिकता को और चौथा देखते हैं निर्धारक तत्वों को। लेकिन हम संगठन की बात इसमें नहीं करते। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या फिर सोपान कितने हैं? यानी कितने स्टेजेस में क्रियात्मक अनुसंधान होता है? 10, 5, 4, 6। तो जब भी बात आती है क्रियात्मक अनुसंधान की तो इसके हैं सोपान या चरण 7। अब देखिए, चरण होते हैं 7 या सोपान 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 7 नहीं दिया गया है। तो हमें 1 को टिक करना है, तो 7 के नज़दीक है 6, तो हम 6 को टिक करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मानेंगे। पहले ही बात बताया था मैंने, साइकोलॉजी है वो ऑप्शन बेस्ड होती है, यानी ऑप्शन क्या दिया गया है उस आधार पर आपका आंसर निकलेगा।
तो इसके सोपान कितने होते हैं? 7 होते हैं। यदि 7 दिया होता तो हम कितने बनाए थे? 7 ही बताते। नेक्स्ट, व्यवहार के SR कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर SOR कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तावित किया? तो SOR में नाम आता है वुडवर्थ एम हल का, तो हम इसमें टिक करेंगे वुडवर्थ को, जिसने अस्वीकार करके SOR कॉन्सेप्ट दिया। अभिक्रम योजित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था? जो हम अभिक्रम योजित अधिगम पढ़ते हैं, जो हम अधिगम के लेसन में पढ़ेंगे, जो कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज है, जिस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो आप, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्किनर का जो सिद्धांत है उसके साथ में हम देंगे कि इसी ने ही अभिक्रम योजित सिद्धांत जो अधिगम है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन ही अधिगम है। यानी आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन और अभिवृत्तियों का अर्जन, ये क्या है? अधिगम है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है उसको देखना है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो अब चेक कर रहे हैं, वृद्धि के साथ विकास होता है, यानी दोनों एक साथ होते हैं, बिल्कुल सही। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। अब ध्यान दीजिए कि यदि विकास की बात कर रहा होता तो विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये सही है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन को ही क्या कहा है? वृद्धि का है, ये भी सही है। लेकिन दोनों ग्रोथ एवं डेवलपमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये गलत है। पर्यायवाची नहीं है ये दोनों, बल्कि विकास के अंतर्गत वृद्धि है वो निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो ये ऑप्शन है सीधा सा आंसर, चिंतन एवं कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? यानी कौन से चरण हैं और कौन सा नहीं है उसको देखना है। हमने ज्ञानात्मक, जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि वो समायोजन की बात करता है, नए पदार्थों के आत्मीकरण की बात करता है, समायोजन, आत्मीकरण और समध्यारण की बात कर रहा है, लेकिन पूर्व ज्ञान की वहाँ पे बात नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन ने जो 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी बताई थी? जो बुद्धि परीक्षण दिया था सबसे पहले, तो तब प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो बुद्धि में बिने साइमन के टेस्ट में प्रश्नों की संख्या थी 30, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्वतंत्र और कोई नहीं। जब हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तब इसका संबंध जोड़ते हैं अपसारी चिंतन से, लेकिन जब बुद्धि के मापन की बात कर रहे हैं या बुद्धि किसकी अधिक है इसकी बात कर रहे हैं, तब हम बात करते हैं अभिसारी चिंतन से संबंधित है। यानी बुद्धि किससे है? जो कोवर्जेंट थिंकिंग है इससे संबंधित है। अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, सृजनात्मकता एवं चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले सृजनात्मकता और चिंतन के बारे में किसने विचार प्रस्तुत किया? तो वो थे गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी थी? अभिवृत्ति का मापन करना है तो इसकी युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी थी? ऑप्शन इज ए थ्रस्टन, ऑप्शन बी इज लिंकर्ड, ऑप्शन सी चेव, ऑप्शन डी गटमैन। तो जो तुलनात्मक विधि दी थी अभिवृत्ति मापन की वो थ्रस्टन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा में तो अच्छी थी लेकिन 7वीं कक्षा में कम हो गई है, तो वो किस प्रकार का बच्चा है? मंदबुद्धि है। अगर मंदबुद्धि होता तो क्या होता? तो उसकी भी छठी में अच्छी नहीं होती, तो ये नहीं है। धीमी गति से सीखने वाला, वही बात। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, मूड होता तो ये नहीं होता, तो इसको कहेंगे पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या इनमें से कोई नहीं। जब हम नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें किसने 3 स्तर बताए थे? पहला था
प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और प्रत्येक लेवल के अंतर्गत दो दो स्टेज थी, यानी दो दो आगे स्टेज थी, यानी टोटल 6 स्टेज और 3 लेवल थे। तो उनमें से जो विवेक की अवस्था है, कौन सी स्टेज है जिसमें जो विवेक की अवस्था है कौन से लेवल में आती है? तो हम विवेक की अवस्था की बात करते हैं तो हम किस में बात करते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए आमों या मिष्ठान को देखकर बालक के मुंह में पानी आना, ये सिद्धांत किस प्रकार का है? सूझ का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या फिर सहज क्रिया का सिद्धांत? हाँ जी, इसका संबंध है सहज क्रिया के सिद्धांत से। ये एक सहज क्रिया है जिसमें मुंह में पानी आना मीठे को या मिष्ठान को, मिठाई को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव डॉक्टर के इंजेक्शन ने सुई दी थी, यानी पहले डॉक्टर ने सुई दी थी और बाद में वो डॉक्टर से डरने लग गया। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? प्राचीन अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत का, प्रयास एवं त्रुटि का या कोई नहीं? हमने जो पावलोव की थ्योरी पढ़ी थी प्राचीन अनुबंधन में, उससे मिलता जुलता ये उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आज का बोनस क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है सभी अंगों के साथ साथ बाह्य से रीढ़ की हड्डी की ओर, यानी बाहर से रीढ़ की हड्डी की ओर, पांव से सिर की ओर, सिर से पांव की ओर। तो सभी अंगों का एक साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है। बाह्य रीढ़ से हड्डी की ओर नहीं होता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है। पांव से सिर की ओर नहीं, बल्कि सिर से पांव की ओर विकास होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है। इसी प्रकार की वीडियो, क्वेश्चन वीडियो, एमसीक्यू और लेक्चर जो थ्योरी की क्लास है वो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।